कंपनियों का निगमन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। और कंपनी का निगमन करने में मैंने आपको बताई थी कि कंपनी के निर्माण में 3 अवस्थाएं होती हैं। 3 अवस्थाओं में एक आपको सबसे पहला बताया था प्रमोटर। यही वो व्यक्ति है जो निर्माण का आरंभिक बिंदु है, शुरुआती दौर। यहीं से कंपनी की शुरुआत होती है, इसीलिए इसे कंपनी के निर्माण की पृष्ठभूमि कहा जाता है। पृष्ठभूमि तो यही व्यक्ति है जो कंपनी को बनाता है, प्रमोटर। देखो, आपको मैंने बताया था कि कंपनी का निर्माण एकदम से नहीं हो जाता, केवल सोचने मात्र से नहीं होता। आप पहले कंपनी के बारे में अपने मन में एक धारणा बनाएंगे, योजना बनाने के बाद फिर आगे की कार्रवाई करेंगे, तो उसके लिए कोई आदमी तो चाहिए। तो जो आदमी है वो है प्रमोटर। प्रमोटर ही ऐसा व्यक्ति है जो कंपनी के निगमन की योजना बनाता है और इसे अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है, कई कार्य करने पड़ते हैं, तब जाके कंपनी का निर्माण होता है। तो कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 269 में प्रवर्तक की परिभाषा दी गई है और ये परिभाषा आपको लिख देना है। इसमें कहा गया है कि ये ऐसा व्यक्ति है जो प्रोस्पेक्टस में नामित किया गया है संप्रवर्तक के रूप में। आपको बताया था कि 3 कागजातों की जरूरत पड़ती है कंपनी के निगमन में: सीमा नियम, अंतर नियम और विवरण पत्रिका, प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस में जिस आदमी को संप्रवर्तक के रूप में चिन्हित किया जाए, लिखा जाए, नामित किया जाए, जिसका वार्षिक विवरणी में परिचय कराया जाए संप्रवर्तक के रूप में, ऐसे आदमी को क्या कहा जाता है? संप्रवर्तक। और यही वो व्यक्ति है जो कंपनी के कामकाज पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार होता है, दिशा निर्देश देता है। यही अभ्यस्त है सारे आदेश देने को, सलाह करने को, तो यही सब कुछ करेगा। तो इसलिए इसकी परिभाषा लिखने के बाद आप इसकी विधिक स्थिति बताओगे कि प्रमोटर की विधिक स्थिति क्या है। और विधिक स्थिति में मैंने 4 हेडिंग आपको डाली हैं। इसका मतलब यह है कि ये ना तो अभिकर्ता है, अभिकर्ता नहीं है ये। देखो, अभिकर्ता, स्वामी, न्यासी, हितग्राही, इनमें से कोई है? तो चारों का जवाब है कि इनमें से कोई नहीं है। ना ये अभिकर्ता है, ना स्वामी होता है, ना ये न्यासी होता है और ना हितग्राही होता है। अभिकर्ता बोले तो मालिक या नौकर, 2 लोग होते हैं। तो एक तो किसी भी कारोबार का कोई मालिक होगा और एक व्यक्ति वो होगा जो नौकर होगा, यानी कि जो काम करेगा। लेकिन ये ना नौकर है और ना मालिक है। ये असल में ये व्यक्ति ऐसा है जो मालिक को रिप्रेजेंट करता है। दिखेगा मालिक जैसा ही, लेकिन मालिक होता नहीं है। तो मालिक को जो व्यक्ति रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है, उसे अभिकर्ता एजेंट कहते हैं। स्वामी है नहीं है, मालिक है नहीं। न्यासी मतलब ट्रस्टी, एक संबंध का, ये भी नहीं है। हितग्राही, इसके संबंध के लिए ही न्यास किया गया है, वो भी नहीं है। तो कौन है फिर ये? इसका संबंध कैसा है? विश्वास का संबंध है। तो आप यहां फाइनली बताएंगे कि संप्रवर्तक जो है वो कंपनी के साथ वैश्वासिक संबंध रखता है। इसका इनमें से कोई रिश्ता नहीं है, वैश्वासिक संबंध है। इसकी ये विधिक स्थिति है। इसके बाद आपको विधिक स्थिति के बाद इसमें आपको बताना पड़ेगा कि भाई संप्रवर्तक के अधिकार। तो अधिकारों में आपको हेडिंग के डाल के ही लिखेंगे, तब ज्यादा अच्छे नंबर आएंगे। तो सबसे पहला इसका जो अधिकार है वो प्रारंभिक खर्चे प्राप्त करने का अधिकार। और जैसा आप लोग जानते हो कि प्रमोटर का कंपनी के साथ वैश्वासिक संबंध होता है,
और इसी संबंध होने के नाते से कंपनी के वो बहुत सारे कर्तव्यों का, दायित्वों का निर्वहन करता है। और जब ये संबंध बनाए रखेगा अपना दायित्वों का निर्वहन करने के लिए, इसे बहुत सारे अधिकार भी दिए जाते हैं। तो उन अधिकारों में से पहला अधिकार प्रारंभिक खर्चे प्राप्त करने का अधिकार। अब देखो, कोई भी चीज का जब हम निर्माण करते हैं तो, और पता है आपको कि प्रमोटर ही मेन वो आदमी है जो निर्माण कर रहा है कंपनी का, तो इस काम में उसे बहुत सारे धन का खर्च करना पड़ता है, लेन देन करेगा। तो जब लेन देन करेगा और कंपनी बनाने से पहले जो लेन देन, जो खर्चे होते हैं, उनको प्रारंभिक व्यय कहा जाता है, प्रारंभिक खर्च। तो जो खर्च वो करेगा वो कंपनी से वसूलने का अधिकार भी उसे होगा। तो ये अधिकार है पहला। दूसरा अधिकार अनुपातिक राशि प्राप्त करने का अधिकार। तो क्योंकि कंपनी के साथ जो प्रमोटर जुड़ा है उसका एक दायित्व भी है कि वो गुप्त लाभ प्राप्त ना करे और कोई मिथ्या कथन ना करे, बेरोड़ पत्रिका में कोई कपट ना करे जिससे कि कंपनी को कोई क्षति हो। तो अगर ऐसा कोई गुप्त लाभ, चोरी छिपे कोई फायदा लेता है तो ऐसे लाभ को उसे वापस करना होगा। जो कंपनी को क्षति हुई है उसको क्षतिपूर्ति करनी होगी। फिर इसके बाद तीसरा अधिकार है पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार। पारिश्रमिक बोले तो मेहनताना। और ये पारिश्रमिक जो है, क्योंकि बहुत कठिन परिस्थितियों से बहुत सारे काम करता है वो, तो मेहनताना लेना तो उसका बनता है। ये मेहनताना चाहे किसी रूप में भी हो, कमीशन के रूप में हो सकता है, वेतन के रूप में हो सकता है, चाहे जिस रूप में भी हो, वो उसका अपना मेहनताना है। और इस मेहनताने का कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है कि ऐसा ही रूप में ही लेना है। तो वो एक मुश्त हो चाहे मंथली हो, जैसा भी वो उनका आपस में तय होगा, उस तय के हिसाब से ही वो करेंगे। तो जो मेहनताना है उस मेहनत का, उसका मेहनताना उसे लेने का अधिकार होता है। तो अधिकारों में आप ये सब लिख देंगे। फिर इसके बाद प्रमोटर के दायित्व भी होते हैं। दायित्व बहुत ज्यादा हैं। तो दायित्वों में पहला दायित्व क्या है? गुप्त लाभ के संबंध में दायित्व। अब गुप्त लाभ, जैसे ये दायित्व ही था अनुपातिक राशि वाला, वही अधिकार में बदला है। तो यहां जब स्थापना के बाद अगर ये पता लगेगा कि प्रमोटर ने कंपनी के निर्माण के समय बहुत सारे या कोई भी गुप्त लाभ लिया है, कोई कपट किया है, कोई मिथ्या कोई बात कही है, तो जब ये पता लग जाएगा और उससे ये देखा जाएगा कि उससे कंपनी को नुकसान हुआ है, तो फिर वो जो लाभ, देखो यहां तो क्षतिपूर्ति ले ली थी, और जो लाभ उसने लिया था वो लाभ भी वापस लेने का है। तो ये दायित्व है कि कंपनी उससे कहेगी तो लाभ वापस करेगा। वो लाभ के बारे में, उस लाभ को वो प्रकट करे, उसका लेखा जोखा दे और कंपनी को लौटा दे। ये दायित्व है प्रमोटर का। इसके बाद दूसरा, संपत्ति क्रय करने के लिए क्षतिपूर्ति का दायित्व। अगर प्रमोटर कंपनी को बिना बताए कोई संपत्ति क्रय करता है, क्योंकि भाई कंपनी की संपत्ति को कोई भी प्रमोटर बिना बताए क्रय नहीं कर सकता, उसे बताना चाहिए। और अगर उसने बिना बताए क्रय की है और उस संपत्ति के क्रय करने से कंपनी को अगर नुकसान हो गया, तो उस नुकसान की पूर्ति करने का दायित्व किसका? प्रमोटर का। इसके बाद तीसरा, कपट के लिए दायित्व। तो जाहिर सी बात है, संबंध कैसा है? विश्वास का। और आप विश्वास तोड़कर कंपनी से कोई कपट कर रहे हैं, कोई बात छुपा रहे हैं, तो अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं, मिथ्या कथन कर रहे हैं, तो ऐसे काम के लिए आप अंशधारियों के प्रति जिम्मेदार होंगे। आपका दायित्व है उस कपट के लिए।
तो अगला इन्होंने बताया है कि संविदात्मक दायित्व। तो जाहिर सी बात है आप बहुत सारी संविदाएं करेंगे, भाई आप मेन आदमी हैं कंपनी के, तो आप बहुत सारी संविदाएं करेंगे और संविदाओं का पालन करना भी आपकी जिम्मेदारी होगी। और आप अगर संविदाओं का पालन नहीं कर रहे तो संविदा भंग होगी, कंपनी को नुकसान होगा। तो आपकी जिम्मेदारी पर जिन संविदाओं का पालन है और अगर आप वो नहीं पालन करते हैं तो आप ही उसके दायित्वाधीन होंगे। फिर अगला धन संदाय करने का दायित्व। तो धन का मतलब पैसा है ना, और संदाय करने का मतलब पेमेंट करना, भुगतान करना। तो अगर प्रमोटर ने कंपनी से कोई भी धन किसी भी रूप में लिया है, किसी भी रूप में, और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो अगर प्रमोटर की मृत्यु हो जाती है और जो उसने धन लिया है तो ऐसे धन की वसूली कंपनी उसके जो उत्तराधिकारी हैं उनसे भी कर सकती है और उनकी संपत्ति से भी कर सकती है। ये इसका दायित्व है कि पैसा आपको देना ही पड़ेगा वापस। ठीक है। त्रुटि के लिए क्षतिपूर्ति का दायित्व। अगर कोई गलती हुई है, त्रुटि बोले तो गलती, भूल, तो अगर कोई भूल हुई है और वो भूल से जो शेयर होल्डर हैं, अंशधारी, उनको अगर कोई नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई के लिए आप जिम्मेदार रहेंगे। अच्छा, यहां पर एक रह गया दिवालिया होने पर दायित्व। दिवालिया होने का मतलब क्या होता है कि आपका कर्ज आपकी संपत्ति से ज्यादा हो जाए, है ना। दिवालिया जैसे हम लोग आम भाषा में बोलते हैं दिवाला निकल गया, तो दिवाला निकलने का मतलब यही है कि आपकी संपत्ति कम रह गई और आप पर कर्ज ज्यादा हो गया। तो जब कर्ज ज्यादा हो जाएगा और कर्जदार लोग जो हैं वो आपसे पैसा जब मांगेंगे तो कहां से देंगे। तो ऐसे में कोई व्यक्ति अपने आप को दिवालिया घोषित करता है, उसकी एक प्रक्रिया है, वो कहता है मेरे पास कुछ नहीं रहा, हम तो दिवालिया हो गए। दिवालिया होने का मतलब मेरे पास कुछ नहीं रहा। तो जब कुछ नहीं होगा तो फिर उसका एक प्रोसेस है, उसमें उसकी संपत्ति का पूरा आकलन किया जाएगा और उस संपत्ति को बेचकर जो आपके लोग हैं कर्जा वाले उनको दे दिया जाएगा। ठीक है, उनका भी गणना किया जाए कितने लोग हैं, उसमें कैटेगरी होती है 1 2 3 करके, सबसे पहले उनका, फिर दूसरे वालों का, फिर तीसरे वालों का, ऐसे करके पैसा निपटाया जाता है। अगर पैसा बचता है संपत्ति बेचने के बाद तो ठीक है, नहीं तो सब उनको दे दिया जाएगा। और जैसे आज के दौर में हम कहते हैं ना सिविल खराब होना, वही हालत है दिवालिया वालों की। तो आजकल तो कपट पूर्वक तरीके से चलता है, लोग बैंक से मिलकर सिविल खराब करा लेते हैं, कर्जा मार के भाग जाते हैं। तो ये है आजकल अमीर होने का भी एक तरीका है दिवालिया होना। इसके बाद कर्तव्य भंग। कर्तव्य भंग के लिए दायित्व। तो अगर आपकी चूंकि ड्यूटी है, आप प्रवर्तक हैं, आपकी ड्यूटी कंपनी के प्रति है, तो अगर आपने कोई ड्यूटी अपनी सही से नहीं निभाई, भंग किया, कर्तव्य भंग, तो ड्यूटी ना निभाने से यानी कि ड्यूटी आपने नहीं निभाई तो कोई नुकसान होगा, और नुकसान होगा तो उसकी भरपाई कौन करेगा, आप करेंगे। इसके बाद आता है कंपनी का परिसमापन। परिसमापन पर आपका दायित्व है। परिसमापन मतलब कंपनी को खत्म करना। तो कंपनी जब खत्म करेंगे, और कंपनी खत्म करने का मतलब क्या है, बंद कर देना। और कंपनी बंद तब होगी जब कंपनी में नुकसान हो रहा होगा, उसका दुरुपयोग हो रहा होगा, संपत्ति का दुरुपयोग, उसकी पैसे का दुरुपयोग। तो ऐसे में जब समापन कर रहे होंगे तो फिर यहाँ आपकी ड्यूटी पड़ेगी कि कंपनी की जो भी, तो उनका सबका पैसा वापस करो। तो ये जिम्मेदारी कौन निभाएगा, यही निभाएंगे प्रमोटर, यही पैसा वापस करेंगे। तो ये सब चीजें आपको जब भी सवाल आएगा प्रमोटर का तो आपको लिखनी चाहिए। और इसमें जैसे अगर मान लो बड़ा सवाल आ गया 15 नंबर में, तो आप इसमें फिर एक हेडिंग और डाल दीजिए, संप्रवर्तक के कार्य।
संप्रवर्तक के कार्य क्या हैं ये बताना है आपको। तो यहाँ अब चूंकि आप लोग जान रहे हो कि संप्रवर्तक के काम उसी समय से शुरू हो जाते हैं जब कंपनी बनाने का मन आपका होता है, और जैसे ही मन होगा तो सारे मतलब योजना बनाएंगे। योजना बनाने से काम किसका है? योजना बनाना भी काम संप्रवर्तक का ही है। तो प्रमोटर ही देखेगा और उस योजना को मूर्त रूप देगा, भौतिक रूप वही देगा। वो लोग इकट्ठा करना है, उसको धन इकट्ठा करना है और बहुत सारे काम निपटाने हैं, है ना। ये सब काम लास्ट तक, अब सोचो यहाँ तक की जिम्मेदारी है तो पूरी कंपनी की दारोमदार उसी के ऊपर है। लेकिन खास खास काम जैसे मौके की खोज करना, उन्हें व्यवहार में लाना, लागू करना, आर्थिक योजनाओं को क्रमबद्ध करना, व्यवसायिक सहयोग के लिए लोगों को इकट्ठा करना, आवश्यक पूंजी इकट्ठी करना, ऋण पत्र जारी करना, कंपनी का नाम, उद्देश्य, उसका रजिस्टर, जो रजिस्ट्रीकृत कार्यालय होता है वो सब, ये स्थान का सुनिश्चित करना कि कार्यालय कहाँ खोलना है, क्या नाम रखना है, कितनी पूंजी रखनी है, इसका उद्देश्य क्या रहेगा, कंपनी को बनाने में कौन कौन से दस्तावेजों की जरूरत है, ये सब वही तैयार करेगा। तैयार करके फिर उन्हें रजिस्ट्री कार्यालय भेजेगा और फिर बहुत सारी नियुक्तियां करना है उसे, निदेशक बनाना है, ऑडिटर बनाना है, वकील, दलाल, सचिव और सदस्य, ये सब वही बनाएगा। रजिस्ट्री के लिए उसे जो ड्यूटी देनी है, शुल्क, स्टाम्प और दुनिया भर सब भी वही करेगा। तो ये सब ड्यूटी उसी की है। प्रॉस्पेक्टस तैयार करेगा कंपनी का, उसी की ड्यूटी है। उसे जारी करेगा, जनता के जो पूंजी इकट्ठी की है उसको भी सारा इंतजाम करना है। प्रमाण पत्र प्राप्त करना, क्योंकि जब आप रजिस्ट्री करा लोगे तो प्रमाण पत्र प्राप्त होगा ऑफिस से, उसको प्राप्त करना भी जिम्मेदारी इसी की है। तो ये सारे काम मतलब शुरू से लेके लास्ट तक बहुत सारे काम किसके हैं? संप्रवर्तक के ही हैं। तो कुल मिला के कंपनी के निगमन से यानी कि निर्माण से लेकर सारे काम उसे करना होते हैं। ये सब बात आप इसमें लिख देंगे।